हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। देखो, आपके पेपर तो हो चुके हैं, टर्म 1 के जो भी आप पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, या इंटरनल जो पेपर हो रहे हैं आपके 11th क्लास के, वो आपके हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 चैप्टर हमने कर दिया था, मैंने पूरी कोशिश की थी जहां तक निपटाने की, तो 8 चैप्टर हमने निपटा दिए थे, ठीक है ना। अब जो 9th और 10th चैप्टर है टीआरजन के हिसाब से और कुछ बुकों के हिसाब से जो 8वां चैप्टर है, ठीक है, देखो हमें खत्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इनको अगर हम निपटाते हैं तो आगे फ्यूचर के लिए हमारे लिए बढ़िया है। क्योंकि देखो 11th 12th जो होता है बेटा वो बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। अगर आपका 11th 12th काफी अच्छे ढंग से आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको बीए बीकॉम एमए एमकॉम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखो बेस हमेशा स्ट्रांग होगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर 11th 12th ही उजड़ा चमन बनेगा तो फिर कैसे होगा। तो देखो ये चैप्टर निकल चुका है, बट अगर आपको 9 10 चैप्टर नहीं आता है, देखो अगर आता है तो फिर तो बल्ले बल्ले मत करो, बट अगर आपको मीन निकालना, मीडियन और मोड निकालना अगर आपको नहीं आता है तो इसको एक बार देख लेना। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने मत बनाओ, बट अगर इसको एक बार देख लोगे, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन हर तरह का कराऊंगा, ठीक है, हो सके तो 2-3 करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 1 है हमारा ये, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी समांतर माध्य, यानी हम मीन यहाँ पे निकालने वाले हैं और अलग अलग मेथड से हम मीन निकालना सीखेंगे और इतना इजी कर देंगे, ठीक है, कि मीन होता क्या। एक्चुअली में देखो ना, आपने मीन 9 10 क्लास में भी सीखा हुआ है, निकालना सिखा था ना, पर बच्चे को ये नहीं पता होता वो किस टाइप का जो किस टाइप की वो क्या है शेड्यूल, किस टाइप की टेबल आपको दे रखी है, किस टाइप के वो एक्स दिया है, एफ दिया है, क्या दिया, वो पता नहीं होता। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो कंटिन्यूस सीरीज है, या फिर वो कौन सी सीरीज दी है, वो आपका कंटिन्यूस है या फ्रीक्वेंसी एरे है या फिर इंडिविजुअल सीरीज है, वो पहचाननी होती है। और इसी पहचान के साथ हम क्या चैप्टर करने वाले हैं जिससे हमारा मीन इतना पक्का हो जाएगा कि हमें फ्यूचर में कभी मीन में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नाम क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य, ठीक है। तो आप भी फटाफट से अपना पेंसिल पेन जो भी आप निकालना चाहो निकालो और स्टार्ट करो मेरे साथ ये चैप्टर। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो इससे अभिप्राय सांख्यिकी श्रृंखला, जो भी आपके सांख्यिकी जो सीरीज होगी वो के केंद्रीय मूल्य यानी सेंट्रल वैल्यू से या प्रतिनिधि मूल्य से। तो उसने क्या बोला? इससे अभिप्राय सांख्यिकी श्रृंखला यानी जो आपका सीरीज होगी उसके केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से, क्योंकि यहां पे जो आप आंसर निकालते हो वो बाकी चीज का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हो गया? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मूल्य है जो कि आंकड़ों के संपूर्ण समूह का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। या ये बोल सकते हो यह एक औसत मूल्य होता है। क्या होता है? औसत मूल्य, यानी मीन को औसत भी तो बोलते हैं ना, एवरेज। तो ये औसत मूल्य होता है जो संपूर्ण श्रेणी का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यानी मेन बात होता हूं तो मीन में जो आंसर आता है ना वो क्या था? बाकी चीज को क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है। मीन एक्चुअल में है क्या? जैसे मान के चलो आप सुबह क्या है 4 रोटी खाते हो, ठीक है, दिन में आप मान के चलो 5 रोटी खाते हो और शाम को आप कितनी रोटी खाते हो? 3 रोटी खाते हो। तो इस तरह से सुबह दिन और शाम इस तरह से आप रोटी खाते हो। तो मीन कैसे निकलेगा? 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड, 5 है तो 5 से डिवाइड, ऊपर प्लस करते हैं, नीचे उनको काउंट करके लिखते हैं। तो कितना है? 5 4 9 3 12, 12/3, यानी एवरेज के हिसाब से देखो तो आप औसतन 4 रोटी एक बार में खाते हो, औसतन 4 रोटी एक बार में खाते हो। तो ये 4 दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है बाकियों को। तो उसने बोला इससे अभिप्राय सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मूल्य है जो कि आंकड़ों के संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात ये एक औसत मूल्य होता है जो क्या करता है? पूरी श्रेणी को, पूरी सीरीज का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन करिए क्या बोला मैंने यहाँ पे। देन क्योंकि उसके बाद जो अगला आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? सांख्यिकी माध्यो, यानी माध्य मतलब औसत की बात कर रहा है, के उद्देश्य एवं कार्य, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, माध्य के यानी औसत के। तो पहला लिखा हुआ है जटिल और जो विशाल श्रेणी होती है, जटिल और विशाल श्रेणी के जो आंकड़े हैं, ठीक है, को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। सरल और संक्षिप्त मतलब छोटे फॉर्म में क्या करना? प्रस्तुत करना। दूसरा तुलना में सहायक, पहले क्या बोला? जो जटिल और विशाल जो आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, तुलना में सहायक है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, यानी जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी पॉलिसीज बनाने में, नीतियां बनाने में सहायक होता है। नंबर 4 निर्णय लेने में सहायक, यानी डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। नंबर 5 गणितीय संबंध को ज्ञात करने में सहायक, यानी गणित की फॉर्म, मैथमेटिकली
ये क्या है, रिलेशंस को समझाता है। और सभी के लिए एक मूल्य, यानी इन सभी के लिए एक मूल्य निकाल के आ गया, नहीं 4 आ गया तो सभी के लिए एक मूल्य यानी औसत मूल्य सारी श्रृंखला का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो औसत मूल्य होता है वो पूरी श्रृंखला को क्या करता है, का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है। तो क्या है इनके उद्देश्य बोले या कार्य बोले तो आप ये लिख के आ जाना कि जटिल एवं विशाल जो आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। नंबर 2 तुलना में सहायक। नंबर 3 आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, यानी आर्थिक नीति यानी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, तो पॉलिसीज अगर बनानी है तो उसमें सहायक। डिसीजन मेकिंग निर्णय में सहायक। गणितीय संबंध बताने में सहायक यानी उसको ज्ञात करने में सहायक। और सभी के लिए एक मूल्य का मतलब क्या हुआ, औसत मूल्य सारी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। जो औसत मूल्य होता है वो सभी पूरी श्रृंखला का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसको बताता है। चलो यहां तक हो गया, फटाफट से नोट डाउन करें यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक अच्छे या आदर्श जो है, औसत बोलो या माध्य बोलो, देखो अच्छे बोलो या आदर्श बोलो एक ही बात है, औसत बोलो या माध्य बोलो एक ही बात है, कि आवश्यक तत्व बोलो या गुण बोलो एक ही बात है। तो ऐसा आ सकता है एक अच्छे माध्य के आवश्यक गुण क्या होते हैं, आवश्यक तथ्य क्या होते हैं, ठीक है ना। तो औसत गणना में जो औसत होता है, माध्य होता है, वो गणना में सरल और समझने में आसान होना चाहिए। यानी जो भी आप मीन निकालो वो क्या होना चाहिए, वो गणना में यानी जब उसकी गणना करें, हम कैलकुलेशन करें और समझने में वो क्या होना चाहिए, वो काफी ज्यादा सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। क्लियर। वो जो औसत है, जो मीन है, वो स्पष्ट और स्थिर होना चाहिए, यानी उसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट यानी क्लियर होनी चाहिए और स्थिर होनी चाहिए, ठीक है ना, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। आगे औसत सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि आपने पहले 4 रोटी खाई, फिर उसके बाद 5 और फिर 3, तो जो औसत निकला था वो कितना निकला था, 12/3 यानी 4। तो जो 4 निकला था वो सभी मूल्यों पर आधारित था, इसमें मैंने किसी मूल्य को छोड़ा नहीं था। औसत एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ज्यादा बेस्ट रहता है, एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। उसके अलावा औसत का बीज गणितीय विवेचन संभव होना चाहिए। बीज गणितीय विवेचन मतलब होता है कि अगर मैं इस औसत को 3 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, यानी नंबर ऑफ जो भी टाइम्स था, 3 टाइम्स खाया आपने, 4 टाइम खाया जो भी है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इन सबके टोटल के बराबर आना चाहिए। तो ये टोटल कितना है, 12, तो 300 कितना होता है, 12। तो इसका मतलब इसका बीज गणितीय विवेचन जो है वो भी क्या है, संभव है। क्या है, संभव है। क्लियर हो गया यहां तक। चलो उसके अलावा इसने बोला प्रतिदर्श में परिवर्तन, प्रतिदर्श में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव। ये पूरी लाइन ऐसे है, प्रतिदर्श में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव। प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग, मैंने सैंपल बताया था, तो 2 प्रतिदर्श के औसत के बीच, यानी अगर 2 सैंपल अगर आपने लिए है तो उसके औसत के बीच का जो अंतर जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिदर्श में परिवर्तन। तो कोई पूछेगा प्रतिदर्श में परिवर्तन मतलब क्या होता है, तो जब आप 2 सैंपल लेते हो, यानी एक ही जगह से आपने 2 सैंपल उठाए और उसके बीच में अगर अंतर आ रहा तो उसे बोलते हैं सैंपल में अंतर आना, यानी प्रतिदर्श में परिवर्तन आना। क्लियर हो गया। तो अगर आप किसी एक चीज में से 2 बार मैंने सैंपल निकाला, तो 2 बार सैंपल निकालने पर दोनों को जब मैंने मीन निकाला तो उसमें जो डिफरेंस आना चाहिए वो या तो ना आए, और आए तो बहुत कम आए तो चलेगा, ज्यादा आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो औसत गणना में सरल और समझने में आसान होना चाहिए। औसत की जो परिभाषा है वो स्पष्ट और स्थिर होनी चाहिए, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, वो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, सर्टेन नंबर होना चाहिए, सर्टेन डिजिट, सर्टेन नंबर होना चाहिए। उसके अलावा औसत का बीजगणितीय विवेचन, यानी अगर उसको रिवर्स कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाना चाहिए, तो बीजगणितीय विवेचन जो है संभव होना चाहिए। और प्रतिदर्श में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव, यानी अगर मैं एक ही जगह से सैंपल उठा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक ही जगह से अगर मैं सैंपल उठा रहा हूं तो उस सैंपल का जो प्रभाव होना चाहिए, ये मैंने क्या बोला, अगर मैंने एक ही समूह में से प्रतिदर्श लिया है तो उसको जो मूल्यों में अधिक अंतर नहीं आना चाहिए, यानी उसके जो उसमें है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए मीन में। क्लियर हो गया यहां तक, फटाफट से नोट डाउन करो यहां तक। तो अब हमारे पास क्या है लास्ट, कि सांख्यिकीय औसत यानी माध्य के प्रकार, ठीक है ना। तो सांख्यिकीय औसत यानी जिसको औसत को हम क्या माध्य भी बोल रहे हैं, के प्रकार क्या है, तो गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। कौन कौन सा है, गणितीय औसत और दूसरा क्या है, स्थिति संबंधी औसत। क्लियर है। अगर हम गणितीय की बात करें तो समांतर माध्य, जो हमारा चैप्टर है हम ये वाला पढ़ रहे हैं, समांतर माध्य। दूसरा गुणोत्तर माध्य भी होता है, जिसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलता है। पहला वाला क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक मीन होता है, एएम अर्थमेटिक मीन। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है, और तीसरा क्या है, हरात्मक, क्या लिखा बच्चा, हरात्मक मीन। हरात्मक मीन मतलब होता है हार्मोनिक मीन। क्या होता है, हार्मोनिक मीन। क्लियर हो गया।
अब हमें जो उसमें पढ़ना बेटा सिर्फ ये पढ़ना है, ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना, इस जगह पे, इस चैप्टर में। आगे बात करते हैं स्थिति संबंधी औसत। इसमें हमें माध्यिका के बारे में जानना है, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू, विभाजन मूल्य, ठीक है, विभाजन मूल्य यानी पार्टीशन वैल्यू के बारे में हम आगे देखेंगे। और व्यूष्टक या बहुलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, मोड, ठीक है ना, व्यूष्टक या बहुलक बोलते हैं, तो बहुलक भी अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हमारा अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर कौन सा, ये 9 है, तो ये 10 हो जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है ना, जिसमें मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड के बारे में देखेंगे। बट अभी हम जो देखने वाले हो समांतर माध्य के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर और हरात्मक माध्य हमें नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना, फटाफट से नोट डाउन करें। तो अब आगे देखिए समांतर माध्य क्या होता है। इसने कहा समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, जिसकी हमें बात करनी है। तो यह किसी श्रृंखला के सभी मदों का क्या होता है, एक औसत होता है। यानी यह किसी श्रृंखला के सभी मदों का, यानी जितने भी उसमें आइटम्स होगी उसका क्या होगा, एक औसत होगा। क्लियर हो गया। आगे अर्थात समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी मूल्यों के योग, यानी अगर आप सभी मूल्यों को जोड़ देते हो को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मूल्य होता है। यानी जो आपका समांतर माध्य होता है वो होता क्या है, उसने बोला है ये माध्य होता है किसी श्रेणी के सभी मूल्यों के, जो भी आपकी श्रेणी है उसके सभी मूल्यों के योग, यानी उसके मूल्य आइटम्स को अगर ऐड कर दूं और फिर उनकी संख्या से, अगर वो 5 आइटम है तो 5 से डिवाइड कर दूं, 6 आइटम है तो 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा उसका, वो आपका औसत निकल जाएगा, देने पर प्राप्त मूल्य होता है। क्लियर हो गया। चलो फिर समांतर माध्य के प्रकार। समांतर माध्य के प्रकार देखो तो 2 प्रकार होते हैं। पहला सरल समांतर माध्य और दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य को इंग्लिश में सिंपल अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और यहां पे क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, भारित समांतर माध्य। क्लियर हो गया तक। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, वो एक औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है, सभी मदों का एक औसत होता है। अर्थात समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, किसी भी श्रेणी के सभी मूल्यों को, जैसे मान लो कोई श्रेणी है 5, 6, 11, 9, 4, 3, ठीक है, 8, ऐसी कोई श्रेणी है, तो इन सभी श्रेणी का योग है, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ लो और फिर डिवाइड कर दो कितने से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर दो, तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका औसत होगा, यानी समांतर माध्य होगा। क्लियर हो गया। 2 प्रकार का है, सरल और भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य वो माध्य होता है जिसमें सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, तभी जिसमें श्रेणी के सभी मूल्यों को क्या दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। जबकि वेटेड, और जो हमारा वेटेड वाला होता है भारित समांतर माध्य होता है, उसमें जब मदों को महत्व के अनुसार भार देकर, यानी हम देखते हैं कौन सी आइटम कितनी इंपॉर्टेंट है, तो जो मद ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उस टाइप का भार देते हैं, वेट दिया जाता है, और उसके बाद समांतर माध्य निकाला जाए तो उसे भारित समांतर माध्य कहते हैं। यानी यहाँ पे मदों को क्या करना पड़ेगा, एक भार देना पड़ेगा, यानी वेट आपको देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, इस टाइप से आपको वेट दिए जाते हैं। तो अगर वो वेट देने के बाद पहले आप मदों को वेट दोगे, और वेट दे करके जो माध्य निकलेगा उसको बोलेंगे भारित समांतर माध्य। बट यहाँ पे कोई वेट नहीं देना, ये क्या है, सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाएगा, यहाँ पे कोई वेट देने की जरूरत नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, नोट डाउन करिए फटाफट से। अब हमारे पास है कि जो सरल समांतर माध्य है कि गणना की विधियां, कि उसको किस तरह से उसको मतलब उसकी गणना की जाती है, ठीक है। तो ये गणना वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं अगले वाले पार्ट में डालने वाला हूं, कि प्रॉपर वे में सारे फॉर्मूले एक ही जगह रखना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी गणना की विधियां। बट विधियां समझने से पहले ना, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि है, लघु विधि है और पद विश्लेषण, तो ये समझाने से पहले मैं यहां पहुंच जाता हूं कि जो श्रेणियां होती है ना, श्रेणियां यानी श्रृंखला जो होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। पहले कौन सी होती है, व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला वो श्रृंखला होती है बेटा जिसमें आपको x गिवन होता है। क्या गिवन होता है, x गिवन होता है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत श्रृंखला ये जिसमें x वाली सीरीज आपको गिवन होगी। दूसरा विविक्त यानी खंडित श्रृंखला, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है, ठीक है ना। विविक्त यानी खंडित श्रृंखला जिसमें आपको x भी गिवन होगा प्लस फ्रीक्वेंसी यानी f भी गिवन होगा, तो x भी गिवन होगा और f भी गिवन होगा। क्लियर हो गया। और आवृत्ति वितरण जिसको अखंडित श्रृंखला कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस जो सीरीज होती है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है। बेटा क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल समझ रहे हो ना, कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, साथ में
फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो इस देखो प्लस आपको ना सीरीज की पहचान होनी बहुत जरूरी है। देखो 9th-10th में आपने मीन मीडियन मोड निकालना सीखा, बट आपको ये नहीं पता था कि वो कौन सी सीरीज है, क्या हो रहा है इन क्वेश्चनों में। फॉर्मूला लगा के निकाल तो देते थे, मैं उसको पता नहीं चलता था। तो आज आपको पता चलने वाला है कि किस तरह से निकाला जाता है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला यानी इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या होती है, इसमें एक ही स्टेटमेंट आपको दी होगी, यानी एक्स गिवन होगी, एक ही आपको टेबल दी होगी, ठीक है ना। दूसरा विविक्त या खंडित श्रृंखला, जिसको डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं या फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। उसमें आपको एक्स गिवन होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है ना। बट आवर्ती वितरण यानी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, इसमें हमारे पास क्या क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 इस टाइप की, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस टाइप की जो है डेटा दिया होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। हर किसी के अंदर हमें 3-3 मेथड पढ़ना है। व्यक्तिगत श्रृंखला में प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि, ये भी याद होगा। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड होता था, ये आपका शॉर्टकट मेथड होता था, ये स्टेप डेविएशन मेथड होता था। तो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले सबके फॉर्मुले बाय फॉर्मुले और साथ में क्वेश्चंस। तो मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में ही अगर करवाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर फॉर्मुले यहाँ हो जाएंगे और क्वेश्चन वहां हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे, वहां पे हम करने वाले हैं। बट याद रखना, जो मैं फॉर्मुले लिखूंगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन फॉर्मुलों को एक पेज पे समराइज भी आपको करना है। क्लियर हो गया? तो चलो ठीक है, पहले फटाफट से इसे लिख लीजिए। तब तक कल क्या, जब अभी देखता हूं, अगर अभी बन जाएगा पार्ट नंबर 2 तो देखते हैं, बट अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूं इस वीडियो को यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।